Hello everyone, welcome back to Keen Studies. So, after a short break, we are reassuming our current affairs series with new updates, new energy, and the same commitment to your success. So, let's start today's session with full energy. Today is 6th of November, and the topics which we will cover today are exercise Purvi Prachand Prahar, then we will see Asia Pacific Economic Cooperation, then Gogabil Lake as 94th Ramsar wetland in India, then Ramnami tribe, after that ICC Women's Cricket World Cup 2025. Then we will see some more military exercises which are very important for exams. After that, National Beekeeping and Honey Mission, then Kendriya Grih Mantri Dakshata Padak, and last, Marine Fisheries Census 2025. So, first question of the day is, where is the tri-service exercise Purvi Prachand Prahar being conducted? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है त्रिसेवा अभ्यास जिसका नाम है पूर्वी प्रचंड प्रहार, यह कहां पर आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या फिर नागालैंड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। आप देख सकते हैं इंडिया विल होल्ड अ ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड पूर्वी प्रचंड प्रहार इन मेचुका, अरुणाचल प्रदेश, एंड इट इज अ ज्वाइंट exercise of the Indian Army, Navy, and Air Force. So, this exercise aims to enhance warfighting skills, technological use, and operational coordination among the three forces. And it will validate multi-domain integration across land, air, and maritime fronts. The drill will test interoperability, situational awareness, and command and control systems in high altitude conditions. सो आपने देखा कि जो पूर्वी प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज है ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है और इसका आयोजन किया जा रहा है फ्रॉम 11th to 15th ऑफ नवंबर इन अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Asia Pacific Economic Cooperation, consider the following statements. So यहाँ पर एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है APEC is a regional forum established in 1989 to promote free trade and economic integration among economies of the Asia Pacific region. And second, India is a full member of APEC and has hosted the APEC summit once. और यहां पर आपसे APEC से संबंधित कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका वो करेक्ट है जबकि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं सो द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1989 इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमीज एंड इट एम्स टू प्रमोट फ्री ट्रेड, investment and regional economic integration across the Asia Pacific region. और अपेक का जो हेडक्वार्टर है वो है सिंगापुर में। इसकी 21 मेंबर कंट्रीज है और साथ ही ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश।
कुछ कंट्रीज जो अपेक में शामिल है वो है यूएसए, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा. एंड इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ अपेक. Although India has applied for the membership since the early 1990s and enjoys observer or dialogue status in some APEC related events. So it has never been admitted as a full member, so India has never hosted an APEC summit. APEC के जो 3 पिलर्स हैं जिन पे वो वर्क करता है वो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन, सेकंड बिजनेस फैसिलिटेशन एंड थर्ड इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन. 2025 की बात करें तो 2025 में जो अपेक की इकोनॉमिक लीडर्स की मीटिंग हुई है वो हुई है कोरिया में फ्रॉम 31st ऑफ अक्टूबर टू 1st ऑफ नवंबर 2025. और इस वर्ष की थीम रही है बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट एंड प्रॉस्पर. बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Gogabeel Lake, which has recently been designated as a Ramsar site, is located in which state? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है गोगा बील झील जो है जिसे हाल ही में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है यह किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर नागालैंड. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. ये स्थित है बिहार राज्य में. आप देख सकते हैं Gogabeel Lake in Katihar district, Bihar has recently been designated as a Ramsar site of international importance and it lies in the Trans-Gangetic Plains and is an oxbow type wetland. The lake is flanked by the river Mahananda in the northeast and the river Ganga in the south. And it was declared Bihar's first community reserve. आप ध्यान रखेंगे गोगाबील जो झील है इसको 2018 में बिहार सरकार ने कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया था और ये झील प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख ठिकाना है. सर्दियों के समय यहाँ पर 200 से अधिक जो पक्षियों की प्रजातियां हैं वो देखी जाती हैं जिनमें प्रमुख हैं साइबेरियन क्रेन, पिंटेल, रेड क्रेस्टेड पोटर्ड, ब्लैक स्टॉक एक्सेट्रा. आपने देखा कि गोगाबील लेक जो है इसको एज अ 94th रामसर साइट के रूप में ऐड किया गया है इंडिया से. इसके साथ ही अगर हम इंडिया की बात करें तो विद 94 रामसर साइट्स नाउ इंडिया रैंक्स थर्ड ग्लोबली आफ्टर द यूनाइटेड किंगडम एंड मैक्सिको एंड फर्स्ट इन एशिया. यूनाइटेड किंगडम में जो रामसर साइट्स हैं वो हैं 176 एंड इन मैक्सिको 144. आप ध्यान रखेंगे इंडिया में 94 रामसर साइट्स हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. रामनामी ट्राइब इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट? अभी हाल ही में काफी चर्चा में रही है रामनामी जनजाति. आपको बताना है कि यह किस राज्य में मुख्यतः पाई जाती है. आपके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. ये पाई जाती है छत्तीसगढ़ में. आप देख सकते हैं रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर
broke protocol to let two Ramnami tribe members adorn him with their traditional peacock feather crown. So the Ramnami tribe is a unique sect from Chhattisgarh known for tattooing the name Ram on their bodies and faces. So the Ramnami Samaj emerged in the 19th century as a peaceful protest against caste discrimination that barred temple entry. So the movement was founded by Parashuram Bharadwaj, a low caste sharecropper's son, and tattoo of Ram symbolizes the belief in the omnipresence of God. So this Ramnami tribe, they prioritize gender equality and adorn themselves with a ghungroos and a crown crafted from peacock feathers. आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही ये जो रामनामी ट्राइब है, ये पाई जाती है छत्तीसगढ़ में. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following statements regarding ICC Women's Cricket World Cup 2025. So यहाँ पर ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, द 2025 ICC Women's Cricket World Cup was the first edition of the tournament to be hosted by India. And second, the Women's Cricket World Cup tournament started in same year that of Men's World Cup started. And third, in the final, India defeated the reigning champions Australia to win their medal title. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं. आपको बताना है आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो यहां पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं. आप देख सकते हैं, India has hosted the tournament multiple times before 2025. So it previously hosted in 1978, 1997 and 2013. So the 2025 edition was the fourth time India served as the host. The first ICC Women's Cricket World Cup was held in 1973 in England, and this was in fact 2 years before the first Men's Cricket World Cup took place in 1975. So India won its medal title in 2025. The runner-up was South Africa, not Australia, and India defeated South Africa by 52 runs in the final held in Navi, Mumbai. So ICC Women's Cricket World Cup is the quadrennial international championship of the one-day international format with 50 overs per team, and it is organized by the International Cricket Council. आपने देखा कि जो पहला एडिशन हुआ है वो हुआ है 1973 में. इसमें जो टोटल टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं उनकी संख्या है 8. वर्तमान समय में जो चैंपियन टीम है वो है इंडिया. इसके साथ ही मोस्ट सक्सेसफुल टीम की बात करें तो वो है ऑस्ट्रेलिया. अब तक ऑस्ट्रेलिया ने 7 टाइटल्स जीते हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which of the following military exercises and the participating countries are correctly matched? तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य अभ्यास और उसका जो भाग लेने वाली कंट्रीज हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं? ये एक्सरसाइजेस हैं कोंकण एक्सरसाइज 25 इंडिया एंड बांग्लादेश, मित्र शक्ति इंडिया एंड यूके, एंड देन संप्रीति इंडिया एंड श्रीलंका। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कितनी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि करेक्टली मैच्ड हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर ये तीनों ही इनकरेक्ट हैं, कोई भी करेक्टली मैच्ड नहीं है। आप देख सकते हैं Konkan 25, the Konkan series of exercises are bilateral maritime exercises conducted between the navies of India and the United Kingdom. So the 2025 edition involved the career strike groups of both nations led by INS Vikrant and HMS Prince of Wales respectively. So आपने देखा कि जो एक्सरसाइज कोंकण है वो bilateral maritime exercise है between Indian Navy and UK's Royal Navy। और इसको पहली बार कंडक्ट किया गया था 2024 में। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है मित्र शक्ति। इट इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, एंड द नेम मित्र शक्ति विच मीन्स फ्रेंडशिप पावर रिफ्लेक्ट्स द क्लोज डिफेंस टाइज बिटवीन द टू नेशंस। सो मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है इसको इनिशिएट किया गया 2012 में, रिफ्लेक्टिंग अ ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ द नीड फॉर क्लोजर मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका। And the next one is Sampriti exercise. So this is a joint military exercise between the armies of India and Bangladesh, and the 2023 edition was held in Pune. इसके साथ ही आप ध्यान रखेंगे जो मित्र शक्ति एक्सरसाइज है जिसका आयोजन किया जाता है इंडियन और श्रीलंकन आर्मी के मध्य 2025 में, इसका आयोजन किया गया है बेलगावी इंडिया में। और संप्रीति एक्सरसाइज जो है इसको इनिशियली स्टार्ट किया गया 2009 में, और उस समय इसका आयोजन किया गया था जोरहट असम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which organization is responsible for implementing the National Beekeeping and Honey Mission? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के कार्यान्वयन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? आपके ऑप्शंस हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल बी बोर्ड, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, या फिर एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन जो है इसका कार्यान्वयन किया जाता है नेशनल बी बोर्ड के द्वारा। आप देख सकते हैं National Beekeeping and Honey Mission was launched in 2021 under the Government of India's Sweet Revolution. So it is a centrally sector scheme focusing on scientific beekeeping, quality honey, and beehive product development. It is implemented by the National Bee Board and it aims at income generation, infrastructure development, and quality control of honey. So it develops traceability systems using blockchain and IT tools. अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इसका जो
ईयर है वो एक्सटेंड किया गया है। पहले ये 3 इयर्स के लिए था, 2020, 21 to 2022 and 23, and now it has been extended for another 3 years from 2023, 24 to 2025 and 26. इसके साथ ही नेशनल बी बोर्ड की बात करें तो इट इज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 ऑफ 1860, and it is one of the national level agencies under mission for integrated development of horticulture. इसके साथ ही आप ध्यान रखेंगे जो वर्ल्ड बी डे है वो हम सेलिब्रेट करते हैं 20 मई को, और 2025 में वर्ल्ड बी डे का थीम रहा है बी इंस्पायर्ड बाय नेचर टू नरिश अस ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। तो यहाँ पर हाल ही में चर्चा में रहा केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक जो है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द अवार्ड इज एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। Second, it serves as a career motivation mechanism by promoting integrity and efficiency. And third, the award reinforces the legacy of Jawaharlal Nehru as the architect of India's foreign policy. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर केवल जो सेकंड स्टेटमेंट है आपका वो करेक्ट है, जबकि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं द अवार्ड इज इंस्टीट्यूटेड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एज इट पर्टेन्स टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड पुलिस फोर्सेस। So, one of the stated aims of the award is to motivate excellence in policing by recognizing exceptional professionalism, courage, and integrity, and it serves as a career motivation mechanism, encouraging high standards and efficiency across the police forces. So, the award is given on Sardar Vallabhbhai Patel's birth anniversary to reinforce his legacy as India's first Home Minister and the architect of the national unity and strong internal security. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding marine fisheries census 2025. So यहाँ पर जो समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटल एंड जियो रेफरेंस्ड फिशरीज सेंसस। सेकंड, it is implemented by the Fisheries Survey of India with funding from ICAR, Central Marine Fisheries Research Institute. And third, the census will capture socio-economic data including coverage under the Pradhan Mantri Matsya Kisan Samriddhi Sahyojana Welfare Scheme. आपको बताना है मरीन फिशरीज सेंसस 2025 से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट और थर्ड। यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं
So the marine fisheries census represents a significant modernization of data collection in the fisheries sector. And this census is noted as the first ever paperless georeferenced enumeration, moving away from traditional manual surveys. The implementation and funding rules are reversed. The census is fully funded by the Department of Fisheries under Government of India and implemented by the ICAR, Central Marine Fisheries Research Institute. So the Fisheries Survey of India provides operational support but is not the primary implementing or funding agency. So the key objective of the census is to create a comprehensive database of marine fisher households. So this includes capturing socio-economic indicators such as income, debt, insurance, crucially the extent of coverage under central welfare schemes like Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana and Pradhan Mantri Matsya Kisan Samriddhi Sah Yojana. So recently, the Union Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri George Kurian, launched the National Marine Fisheries Census 2025 at ICAR Kochi. सो आपने देखा कि ये इंडिया का पहला फुली डिजिटाइज्ड फिशरीज सेंसस है रिप्रेजेंटिंग अ मेजर स्ट्राइड टुवर्ड्स डाटा ड्रिवन एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड मरीन गवर्नेंस. सो ये एक 45-day नेशन वाइड एक्सरसाइज होगा डिजाइंड टू कलेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव डाटा ऑन इंडियाज मरीन फिशिंग सेक्टर and it will cover 1.2 million fisher households across 4,000 marine fishing villages in 9 coastal states and 4 union territory. इसके लिए जो 2 इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशंस यूज होंगे वो आप ध्यान रखेंगे. एक है व्यास भारत जो कि डाटा कैप्चरिंग और जियो रेफरेंसिंग का काम करेगा और साथ ही दूसरा है व्यास सूत्रा जो कि वेरिफिकेशन और मॉनिटरिंग का काम करेगा. आज के सेशन में बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.